हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। ये जो बॉक्स हमारा बाकी रह गया है इसको हम कंप्लीट करते हैं। फूड रिसोर्सेज नाउ एंड देन मतलब यहाँ पर प्री हिस्टोरिक एज की बात हो रही है, पर्टिकुलरली पेलियोलिथिक एजेस की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो क्या है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ना और हिस्टोरियंस के साथ मिलकर और साइंटिस्टों के साथ मिलकर वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के पुराने ज़माने के लोग जो हैं, प्री हिस्टोरिक जो लोग हैं, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, या फिर किस प्रकार के प्लांट्स के ऊपर वो रिलाई करते थे। जब एग्रीकल्चर एज स्टार्ट नहीं भी हुई थी तो वो गैदरिंग कौन कौन से प्रकार के क्रॉप्स की, वेजिटेबल्स की, रूट्स की, श्रब्स की, हर्ब्स की, प्लांट्स की करते थे। तो हमारे पास एक दिक्कत ये आती है आर्कियोलॉजिस्ट को कि उनके पास कोई ऑर्गेनिक प्लांट और जो एनिमल रिमेन्स हैं, कभी कभार उनके प्रॉपर एविडेंसेस उनको मिलते नहीं हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक चीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे आज की जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मतलब मान लो कि कोई एक आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम है वो स्टडी करने गई उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर उनको ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक लोग रहते थे पहले वो क्या क्या खाते थे। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनको पता लगाना है कि वो यहाँ पर क्या क्या खाते थे। अब दिक्कत ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक जगह पर उन्होंने खुदाई करी, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि कानपुर में, यूपी में कानपुर में जो प्री हिस्टोरिक लोग हैं उनके फूड हैबिट्स को पता लगाना है आर्कियोलॉजिस्ट को। अब कानपुर में अलग अलग जगह पर खुदाई करने के बाद कोई भी एक ठोस तरीके से ऑर्गेनिक प्लांट या एनिमल रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले नहीं। तो वो जो प्रेजेंट कम्युनिटीज़ जो कानपुर में रह रही हैं उनके क्या फूड हैबिट्स हैं उसके बेसिस पर उनके एथनोग्राफी को स्टडी करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। और एथनोग्राफी या फिर एथनोग्राफिक एविडेंस का ये मतलब होता है दोस्तों, पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनका कल्चर, उनका फूड, उनके पैटर्न को समझना आज के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके थ्रू। मतलब जो आज कम्युनिटीज़ हैं, कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है मान लेते हैं, तो वो आज क्या खाते हैं इसके बेसिस पर, और अगर वो आज भी वहीं उसी जंगलों में रहते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो उसके बेसिस पर एक पैटर्न को ड्रॉ करना कि पुराने ज़माने में क्या खाते होंगे। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 100% रिलायबल नहीं है ये वाली चीज़। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ 100% रिलायबल नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस भी ये मानते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जाता है। अच्छा, अंदाज़ा एक और बात से भी लग जाता है। सिर्फ प्रेजेंट कम्युनिटीज़ के फूड हैबिट्स को अगर आप चलो इग्नोर कर भी दो कि आज के ज़माने के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो क्या खा रहे हैं, इस बात को अगर आप इग्नोर करना चाहो तो वो कर भी दो। लेकिन आप किसी एक जगह की जो जोग्राफ़ी है और उस जोग्राफ़ी के साथ कनेक्टेड जो भी सॉइल है या फिर जो इन्वायरमेंटल पैटर्न्स हैं, आप उनको तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज़ अगर जो चेंज होती है, जब भी एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो हफ्ते भर में बदल गए, महीने भर में बदल गए, साल भर में बदल गए। इट टेक्स थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स कि अगर आपको जोग्राफिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना है तो हज़ारों लाखों सालों का समय लग जाता है। तो ये दो प्रकार के चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट की कम्युनिटीज़ के फूड हैबिट्स को, उनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट कम्युनिटीज़ के फूड हैबिट्स और पैटर्न से इंस्पिरेशन लेते हुए। ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं वो हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि अगर हम किसी पेलियोलिथिक साइट पर जाकर स्टडी करना चाहें इन सब चीज़ों की कि पुराने ज़माने के इंसान क्या खाते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो गुजारा अपना कैसे करते थे, वो क्या क्या चीज़ें गैदर करते थे, तो ये हमें ब्रॉडर एनवायरमेंटल और सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। सेटलमेंट मतलब एक जगह की ज्योग्राफी, और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि उस जगह का सॉइल कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, फौना और फ्लोरा क्या क्या वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें। तो एक हिस्टोरियन है यहाँ पर जिनका नाम है के पड्या। के पड्या ने एक स्टडी करी थी कि लोगों का पास्ट में सेटलमेंट और सबसिस्टेंस पैटर्न को पता लगाने के लिए इन्होंने केस स्टडी कंडक्ट करी थी ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक कल्चर। और ये केस स्टडी इन्होंने करी थी इन हंगसी वैली।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई ये करा था कि हंगसी वैली में लगभग 40 स्पीशीज देखने को मिलती हैं, 40 स्पीशीज देखने को मिलती है वाइल्ड एडिबल प्लांट्स की, जो कि इस वैली में आज भी ग्रो होते हैं। अब अगर ये आज भी ग्रो होते हैं और अगर आप प्लांट्स के ऊपर कुछ या फिर इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर अगर आप साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करो तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो इनकी जड़ है ये कितने साल पुरानी है, या फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर कितने साल से उग रही हैं, कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स इनको उगाने के पीछे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो इन्होंने ये पता लगाया कि हंगसी वैली में आज के समय में जो चीज़ें उगती हैं वो हैं कुछ फ्रूट्स, बेरीज, पॉड्स, लीफी वेजिटेबल्स, मशरूम्स और कुछ सीड्स, जो कि इन्हीं सारे प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स और क्रॉप्स के साथ एसोसिएटेड है। अब दोस्तों बाकी सारी चीज़ों को तो आप जानते होंगे, बेरीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो फल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब्जियां अलग अलग प्रकार की होती है, मशरूम्स और सीड्स को भी आप पहचानते हो। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है पॉड्स। तो प्लांट के साथ एसोसिएटेड अगर हम इस टर्म को समझें कि ये पॉड नाम का शब्द क्या होता है और ये क्या बयां करता है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखते हैं कि ये पॉड्स का मतलब होता क्या है। पॉड्स इन प्लांट्स, देखो पॉड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर एक प्रोडक्टिव लंबे से आकार के एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड को सपोर्ट करता है कि सीड डेवलप हो सके। ठीक है, ये एक प्रकार से प्लांट के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, प्लांट के सीड्स का प्रोटेक्शन का काम करता है कि उन पे किसी भी प्रकार का पेस्ट अटैक वगैरह ना हो, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी प्रोवाइड करता है प्लांट के। अब पॉड्स का अगर आपको एक टिपिकल एग्जांपल समझना है तो मटर और जो फली होती है, हमारी जो सब्जी बनती है फली आलू की, और मटर आलू पुलाव में मटर डलती है, तो ये जो पीस है, जो मटर है और जो फली है, उसको आप पॉड्स मान सकते हो। और वैसे अगर आपको प्लांट्स में अगर पॉड्स देखने हैं तो वो कैसे देखने को मिलते हैं, ये जो लंबे लंबे प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये देखो पेस्ट को कैसे अवॉइड करते हैं, कभी कभार इनमें हो सकता है कि कुछ कांटे हों या फिर कुछ पॉइंटेड एलिमेंट्स हों, और उन्हीं कांटों और पॉइंटेड एलिमेंट्स के साथ जो सीड्स होते हैं ये ग्रो होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये लंबे से ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, हर प्लांट में ऐसा नहीं होता। ये सबसे कॉमनली लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जैसे पीस हो गया, मटर हो गई, बीन्स हो गई, जैसे फली हो गई, उनमें ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिया समझ गए अच्छी तरीके से कि पॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर फ्लोरा की बात तो कर ली, वहीं पर अगर हम फोना की बात करें तो यहाँ पर जो हंगसी वैली है वहाँ पर आपको आज के समय में कोई लार्ज साइज़ के वाइल्ड स्पीशीज़ देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, सिवाय गैजल के और ब्लैक बग के। ब्लैक बग जानते हो कौन है रिया? ब्लैक बग पता है कौन है? ब्लैक बग वही है जिसकी वजह से सलमान खान ने कैटरीना कैफ खो दी और सलमान खान की शादी नहीं हो रखी है। काला हिरण। हाँ, सबसे पहले ज़रा हम गैज़ल को देख लेते हैं। जो गैज़ल जो एनिमल है वो कुछ ऐसा दिखता है, डियर की ही एक प्रजाति वैसे माना जाता है। दिस इज़ गैज़ल। इसके सींग ऐसे होते हैं, और वहीं पर ये जो ब्लैक बग होता है, ब्लैक बग आपको इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, सलमान खान ने इसी काले हिरण का शिकार करा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें फॉसिलाइज्ड बोन ज़रूर मिली हैं वाइल्ड कैटल की। ठीक है, और आप जानते हो रिया, आप तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि कैटल कोई एक एनिमल को नहीं बोला जाता है ना। बीस्ट ऑफ बर्डन जो मिल्चिंग एनिमल्स हों, उसके अंदर काओ, बफेलो, ये सब कैटेगरी के एनिमल्स आ जाते हैं ना, जिनके सींग भी हों। तो कैटल कोई एक एनिमल नहीं होता। तो यहाँ पर वाइल्ड वाइल्ड कैटल के कुछ बोन्स भी हमें मिल रखे हैं, और एक हमें हॉर्न मिल रखा है, हॉर्न फ्रेगमेंट वाला एक जैसे जो सींग का टुकड़ा मिल रखा है हमें एक डियर का। ठीक है, तो ये एक मिडल पेलियोलिथिक साइट पर हमें मिल रखा है जो कि भीम रिवर के पास है, और उस मिडल पेलियोलिथिक साइट का नाम है
हगर गुंडगी, ठीक है, हगर गुंडगी, ये लगभग 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की साइड पर पड़ता है, हंगसी वैली से थोड़ा सा अगर आप दूर चले जाओ तो, ठीक है। फिर एक न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती है वो न्यूलिथिक एज होती है। तो एक न्यूलिथिक साइट है जिसका नाम है कोदिकल, ठीक है। ये हंगसी वैली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी कितने किलोमीटर की दूरी पर क्या है ये याद नहीं रखना है, सिर्फ साइट के ऊपर ध्यान देना। यहाँ पर हमें कुछ अवशेष मिले हैं। जो हिरण है उसकी 3 अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति है उसके अवशेष यहाँ से हमें रिकवर होते हुए देखने को मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। एक बारहसिंगा मिला है, एक गैजल मिला है और एक स्पॉटेड डियर मिला है। तो बारहसिंगा जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है बारहसिंगा, इसके ये जो सींग है ये कुछ ऐसे हैं। और एक मिला है हमें यहाँ से स्पॉटेड डियर के अवशेष, ठीक है। ये होता है स्पॉटेड डियर जिसके ना स्किन पर इस प्रकार के स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स बने होते हैं। इसके अवशेष हमें यहाँ से मिल रखे हैं। तो इसके इन सब के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि ऐसे जो एनिमल्स हैं ये हंगसी वैली में क्योंकि आज प्रेजेंट हैं तो ये पास्ट में भी प्रेजेंट हुआ करते होंगे। अब यहाँ पर और अगर हम फॉनल स्पीशीज़ की बात करें तो छोटे छोटे मैमल्स जो हैं, चिड़िया जो है, रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं और पानी वाले जो जीव जंतु हैं वो भी आज के समय में इस हंगसी वैली के आसपास उनके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी इंसान के ये कंटेम्प्रेरी होंगे या तो इंसान इनका शिकार करके इनको खाते होंगे। अब ये कौन कौन से ये जो फॉनल एनिमल्स हैं ये कौन कौन से हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फॉनल स्पीशीज़। एक है हेयर, पॉर्क्यूपाइन, कुछ चिड़िया जैसे सैंडग्रूस, पैट्रिज एंड क्वेल, ठीक है। ये तीनों प्रकार की चिड़िया मैं आपको दिखाता हूँ। एक चिड़िया है सैंडग्रूस, ठीक है, ये है सैंडग्रूस। कबूतर जैसी दिखने वाली एक ये चिड़िया होती है, ठीक है। ऐसे इसकी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं ब्राउन कलर से, ब्राउन कलर जैसे मिट्टी का कलर होता है वैसी है चिड़िया, इसलिए इसका नाम भी सैंडग्रूस है। इसके नाम में सैंड आ रखा है जैसे मिट्टी का कलर होता है। फिर एक चिड़िया है जिसका नाम है पैट्रिज, पैट्रिज बर्ड, ठीक है। जो पैट्रिज है वो भी सैंडग्रूस की तरह मिलती जुलती है इसकी, लेकिन जो चोंच है वो लाल है, ठीक है। बॉडी का जो कलर है वो रेडिश ब्राउनिश है, जैसे एक रस्टिंग आयरन का कलर नहीं होता जैसे जो लोहा बारिश के दिनों में जैसे रख दिया गया हो वैसा ही है, ठीक है। और क्वेल, ये होती है कोयल बर्ड, इसका भी कलर ब्राउन से कलर का होता है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे दिखता है जैसे काफ़ी भरी भरी सी मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी जैसे कोई चिड़िया हो वैसे है, ठीक है। और ये वाइट कलर की ऐसे ऐसे धारियाँ, ऐसा प्रतीत होता है इसको देखने से दूर से कि जैसे कांटे कांटे निकल रहे हो, लेकिन ये सिर्फ इसके फेदर पर, इसकी बॉडी पर एक ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ रेप्टाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे मॉन्टर लिजार्ड और बड़ी सारी वैराइटीज़ की फ़िश और अलग अलग प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसेक्ट्स। तो इनमें से कुछ जो रिसोर्सेज हैं ये लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर ये फौना और फ्लोरा को कंबाइंडली कहा जा रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स को कंबाइंडली। आजकल की जो लोकल मतलब आज के समय में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आज भी इनका शिकार करती हैं या फिर वो जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो उनके कंटेम्प्रेरी हैं। अब इनमें से सारे प्रकार के जीव जंतु को तो आज की अगर लोकल कम्युनिटीज़ रह भी रही हैं तो वो खाती तो नहीं होंगी, लेकिन वो ज़्यादातर इनमें से जीव जंतुओं को मार कर, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है आज की जो कम्युनिटीज़ इन एरियाज़ में रह रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में भी जो यहाँ पर इस ज़माने के इस एरिया के अंदर, उस ज़माने के अंदर प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, फिर चाहे आप अपर पेलियोलिथिक एज की बात करो, आप न्यूलिथिक एज की बात करो, मिडिल पेलियोलिथिक एज की बात करो, जैसे मिडिल पेलियोलिथिक एज की जो साइट थी वो थी हगरगुंडिनी और ये जो न्यूलिथिक साइट थी वो थी कोडिकल। तो यहाँ पर हमें उन एनिमल्स के ट्रेसेस आज देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ये सारे एनिमल्स के ट्रेसेस आज हमारे सामने कंटेम्प्रेरी टाइम पे अवेलेबल हैं तो ये उस टाइम पर भी ह्यूमंस इसको यूज़ करते होंगे, एक्सप्लॉइट करते होंगे फॉर द पर्पस ऑफ फूड, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें, जो प्रेजेंट टाइम में जो फ्लोरा और फोना है हंसी वैली का, वो हमें एक आइडिया देता है कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल थे प्री हिस्टोरिक लोगों के लिए जो इन एरियाज में रहते हैं, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई सेम। ठीक है। और ये एक ऑब्वियस सी बात लगती है आर्कियोलॉजिस्ट को कि उस ज़माने के अंदर प्री हिस्टोरिक एजेस के अंदर ये जो एरिया है हंगसी वैली और इसके आसपास की जो भी हमने साइट्स डिस्कस करी, यहाँ पर काफ़ी थिक वेजिटेशन हुआ करती होगी सवाना वुडलैंड की, और यहाँ पर मच ग्रेटर वैरायटी के जो फ्लोरा और फॉनल स्पीशीज़ हैं उनको सपोर्ट करा जाता होगा। जो पड्डिया जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने या जो हिस्टोरियन थे उनकी जो टीम ने ये जो यहाँ पर पूरी केस स्टडी करी थी, उनकी केस स्टडीज़ हमें ये भी सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर प्लांट रिसोर्सेज जो है आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ चेंजिंग जोग्राफिकल कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी श्रिंक हुए थे, यानी कि उनकी संख्या कम हो गई थी, स्पेशली इन ड्राई समर मंथ्स। क्योंकि आप जानते हो कि पहले आइस एज चल रहा था जिसको हम प्लीस्टोसीन एज कहते हैं, उसके बाद वार्म एज की कंडीशंस आई जिसको हम होलोसीन एज कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो इन सभी रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करा करते होंगे, इन एनिमल्स वगैरह को हंट करा करते होंगे, और जो फ्लोरल स्पीशीज़ थी उनको गैदर करा करते होंगे उस टाइम पीरियड में। ऐसा हमें ये मिस्टर पड्डिया जी की जो केस स्टडीज़ हैं वो बताती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है MLK मूर्ति। इनकी जो स्टडी है ये फोकस करती है ऑन द प्रेजेंट डे हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आज के समय की जो ट्राइबल लोग हैं जो आंध्र प्रदेश के अंदर रहते हैं, जैसे येरुकुलास, यरांदीस, चेंचूस एंड बोयास। उसके अलावा कुछ जो रीसेंट एग्रीकल्चर ग्रुप्स है, रीसेंट का मतलब ये है कि ये शुरू से वहाँ पर नहीं थे, लेकिन रीसेंट ईयर्स में ये जो ट्राइब्स हैं, अब रीसेंट ईयर्स का मतलब ये नहीं होता कि 10-20 साल पहले हो चुके हैं इनको 200 300 400 500 साल, लेकिन ये फिर भी रीसेंट ओरिजिन की ट्राइब्स हैं। ये इतनी पुरानी नहीं है कि अगर आप बात करो कि 10,000 साल से 20,000 साल से 5,000 साल से वहाँ पर रह रही है, इसलिए इनको इंसिपिएंट एग्रीकल्चर ग्रुप्स यानी कि रीसेंट एग्रीकल्चर ग्रुप्स बोल के डिनोट करा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? गोंड्स और कोंडारेडीज। ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये आज भी अपनी डिपेंडेंस दिखाती हैं वाइल्ड फॉरेस्ट फूड पर। ठीक है। स्मॉल गेम, रेप्टाइल्स, रिवरीन एंड सी फोना, इंसेक्ट्स एंड हनी। मतलब जैसा पुराने लोगों का जो परंपरागत रूप से जो सब कुछ चलता था कि उनका फ्री टाइम में, लेजर टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ करना, स्मॉल गेम मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, लेजर टाइम में, फ्री टाइम में, और फ्लोरा और फोना के ऊपर रिलाई करना, हनी वगैरह को कलेक्ट करना, ये आज क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप्स और एग्रीकल्चर ग्रुप्स ये यहाँ पर रहने वाले प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि पुराने ज़माने के लोग भी ये सारी चीज़ें करा करते होंगे। ठीक है। तो MLK मूर्ति जी ने यहाँ पर लिस्टिंग हमें दे रखी है लगभग 80 एडिबल वाइल्ड प्लांट्स की। एडिबल वर्ड का दोस्तों मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ ईटेबल, जिसको आप खा सको। ठीक है। एडिबल वाइल्ड प्लांट्स की जो कि उस ज़माने के लोग जो यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, बेरीज, सीड्स, ट्यूबर्स, पॉड्स मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। पल्प और वेजिटेबल्स। इनकी स्टडी ये पॉइंट आउट हमें करती है कि एक ना सिंक्रोनाइजेशन है, काफ़ी ब्रॉड एक कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जब दो अलग अलग चीज़ें एक पॉइंट पर आकर जब वो मीट करती हैं उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंस को आप सिमिलरली एक सिमिलैरिटी के बेसिस पर भी समझ सकते हो। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है। एक सिमिलर सा पैटर्न है कि ये जो प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स की जो साइट्स हैं और आज के समय के जो ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर रहती हैं, वो भी आज तक यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की फोना की हंटिंग और फ्लोरा की गैदरिंग वो लोग करते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग भी यहाँ पर करा करते होंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों के अवशेष भी हमें मिल रखे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रखे हैं, लेकिन मिल रखे हैं अवशेष, कुछ फ्लोरा के कुछ फोना के। तो इसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल नीश हुआ करती थी इस एरिया में, हंगसी वैली और उसके आसपास, इसको प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज़ ने एक्सप्लॉइट करा था, जो कि रहते थे बाय कलेक्शन, गैदरिंग एंड हंटिंग। और आज भी ये सारे जो फ्लोरा और फोना के जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर रहने वाले कम्युनिटीज़ को वो सपोर्ट करते हैं। उनकी जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि जीवन व्यापन को चलाने के लिए, जीवन का गुजारा करने के लिए
जिन जिन चीज़ों पर रिलाई करते हैं आज के ट्राइबल लोग, वो हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पुराने ज़माने के लोग भी इन सब चीज़ों का सहारा लेते होंगे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो एक छोटा सा बॉक्स था ये, फूड रिसोर्सेज नाउ एंड देन। और इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था, लाइव वेज ऑफ पेलियोलिथिक हंटर्स एंड गैदरर्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने कवर करा। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे मीजोलिथिक एज और कुछ प्रोमिनेंट मीजोलिथिक साइट्स के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।